अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बायो कंपनी की GT 900 सीरीज़ की मशीन है। दोस्तों इस मशीन का मैं आज आपको सिलाई एडजस्टमेंट करने का तरीका सिखाऊंगा कि अगर आप धागा लगा लेते हैं तो सिलाई किस तरीके से साफ़ किया जाएगा। अभी जैसे मैंने धागा वागा लगा के मशीन चलाया था तो ये कुछ इस तरीके का सिलाई निकाल रहा है। तो मैं आपके सामने दोबारा चला लेता हूँ। दोस्तों इसको ऐसे रख के हम दोबारा इसको चला लेते हैं। तो ये हमने दोस्तों ये हमने सिलाई लगाया तो ये कुछ इस तरीके का सिलाई निकाल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके सिलाई को किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है, इसका फंदा कौन सा लूज़ हो रहा है, कौन सा टाइट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगा और आप किसी भी ओवरलॉक 4 थ्रेड की मशीन हो उसकी सिलाई को साफ़ कर सकेंगे। दोस्तों सिलाई में अभी जैसे इस कपड़े पे दिख रहा है कि ये जो ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा धागा दिख रहा है, ये बाहर वाली निडल का धागा है और इसी के पड़ोस में यहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद फंदा दिख रहा है आपको, ये अंदर वाली निडल का धागा है। और इस तरीके से ऐसे घूम के ऐसे जो चल रहा है धागा, ये धागा हमारे बड़े लूपर का धागा है। और इस तरफ ऐसे जो पलटी हुआ है, ये ऊपर जो धागा दिख रहा है आपको, ये अपर लूपर का धागा है। ये इस तरफ वाला जो धागा है ये अपर लूपर का धागा। तो इसके अंदर ये सारा धागा लूज़ हुआ है। इन सारों को हम टाइट करते जाएंगे। सबसे पहले हमने निडल का धागे का सिलाई साफ़ करना है कि ये जो निडल का धागा लूज़ हो रहा है यहाँ पे, पहले हम ये साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये जो बाहर वाला टेंशन पोस्ट है, इसके धागे को हमने हल्का सा खींच के ऐसे देख लेना है कि ये लूज़ तो नहीं आ रहा है बिल्कुल। अगर बिल्कुल लूज़ आ रहा है तो इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है तो थोड़ा सा लूज़ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट अगर आ रहा होगा धागा तो ये सिलाई यहाँ से लूज़ नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे टाइट करेंगे टेंशन पोस्ट को। अभी फिर एक दफ़ा हमने अंदाज़ा कर लेना है कि हमने जो टाइट किया ये कितना टाइट हो गया। तो ये अभी नॉर्मल टाइट है, हाथ से खींचने में ये धागा खींचा रहा है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचा रहा है। अभी हम फिर दोबारा इस मशीन को चला के चेक करेंगे। हमने इसको फिर दोबारा चला लेना है। इधर से ऐसे हम कपड़ा लगाएंगे। दोस्तों अभी हम देखेंगे यहाँ पे इस कपड़े में कि जो हमारा ये बाहर वाली निडल का जो धागा लूज़ हो रहा था, ये मैंने कपड़ा जो काटा है अभी इसके साथ, जो पहले वाला सिलाई ये है और यहाँ पे ये लूज़ हो रहा था। यहाँ पे धागा ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये वफ़े वफ़े से थोड़ा दूर में ऐसे दिख रहा था। तो अब इसके अंदर बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके अंदर आपको कहीं पे भी ब्लैक धागा नहीं दिख रहा है। अब ये जो दूसरा धागा ये जो लूज़ हो रहा है, ये अंदर वाली निडल का धागा है। ये सिर्फ 4 थ्रेड में चलता है। अगर ओवरलॉक मशीन होगा तो ये अंदर वाली निडल का धागा नहीं होगा। इधर से अगर हम देखेंगे, इस जगह से ये जो धागे का लाइन बना हुआ है, एक तो ये ब्लैक धागा है, ब्लैक धागे के पड़ोस में जो है ये अंदर वाली निडल का धागे का लाइन बना हुआ है और ये लूज़ हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसका जो ये दूसरा टेंशन पोस्ट है इसको भी हम थोड़ा टाइट करेंगे। पहले इसके धागे को हमने खींच के देख लेना है, ये बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल लूज़ आ रहा है, तो इसको हमने थोड़ा सा टाइट कर लेना है टेंशन पोस्ट को। अभी हम इसको चला के चेक करेंगे फिर दोबारा वैसे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निडल का सिलाई जो है वो साफ़ करेंगे। अगर हम निडल का सिलाई साफ़ कर लेंगे तो आगे जो फिर अब लूपरों का धागा है वो सेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि लूपरों का जो धागा है वो निडल के धागे के साथ ही बंधाता है। तो ये अभी धागा ज़्यादा टाइट हो गया है। अगर मैं यहाँ से इसे निकाल के दिखाऊं, इस जगह पे आप देखेंगे कि ये इस जगह पे ऊपर दाना दाना जैसा बन जा रहा है। अगर मैं ये इधर दाना दाना जैसा बन जा रहा है, तो ये इस तरफ से बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है धागा, इस तरफ से हल्का हल्का बंधा ही दिखना चाहिए। तो ये जो हमने टेंशन पोस्ट टाइट किया है ये ज़्यादा टाइट हो गया, इसको हमने 2 चूड़ी ऐसे लूज़ कर लेना। फिर दोबारा हम चलाएंगे मशीन को, हम फिर दोबारा चलाएंगे ऐसे। दोस्तों ये अभी इधर जो बहुत ज़्यादा एकदम तार जैसा बन रहा था वो तार जैसा बनना बंद हो गया है और अभी हमारा निडल का जो सिलाई है वो सही हो गया। दोस्तों अभी हमें जैसा दिख रहा है कि इसका जो ये इधर वाला छोटे लूपर का जो ये धागा है ये इस तरफ ऐसे पलट जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पलट जा रहा है, ये यहाँ पे लूज लूज दिख रहा होगा आपको। तो इसको हम सेट करेंगे। इसके लिए हमने ये करना है, इसका जो ये टेंशन पोस्ट है, जो हमारे अपर लूपर का टेंशन पोस्ट है, उसको हमने थोड़ा टाइट कर लेना है। इधर से खींच के देखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना रहे। और थोड़ा सा टाइट करेंगे, अभी भी ये लूज़ है, अभी ये नॉर्मल हो गया है। टेंशन पोस्ट के साथ धागा, टेंशन पोस्ट लगाने का मकसद ही यही है कि धागा हल्का सा टाइट चले, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, धागे को बिल्कुल लूज़ कर देते हैं। उससे ये होता है कि चेन भी सही नहीं निकलता है और सिलाई भी साफ़ नहीं आता है। तो अभी हम चलाएंगे इसको। दोस्तों अभी क्या हो गया, अभी आपको दिखेगा कि इसका सिलाई जो है ये
इस तरीके का हो गया। अभी भी ये साफ़ नहीं है। अब हम धागे को लूज़ वूज़ या टाइट नहीं करेंगे, अभी हम इसका निडल प्लेट चेक करेंगे। दोस्तों इसका हम बूट हटा लेंगे इधर से, और बूट हटाने के बाद इधर हम देखेंगे इसके अंदर ये पीको वाला निडल प्लेट लगा हुआ है, जिसका मक्खी टूटा हुआ होता है, क्योंकि पीको मशीन का मक्खी जो है वो तोड़ के लगाया जाता है, तभी जाके पीको बनता है। इसका निडल प्लेट मैं खोल के हटाता हूँ, क्योंकि अगर हम टूटे मक्खी वाला निडल प्लेट लगा देंगे तो सिलाई आप जितना भी धागा लूज टाइट कर लें वो खूबसूरत कभी भी नहीं होगा, सिर्फ बस सीधा हो जाएगा। लेकिन एक सटीक सिलाई जैसा चाहिए होता है, जो सैंपल वगैरह बनाने में हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमें इस किस्म का स्टिच चाहिए, तो वो उस तरीके का नहीं निकालता है। ये इसका मक्खी टूटा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम इसके अंदर दूसरा निडल प्लेट लगाएंगे तो इसका मक्खी सही है। ये निडल प्लेट हम लगाएंगे इसके अंदर, ये मक्खी सही होना ज़रूरी है। अगर आप लाइट कपड़ा सी रहे हैं तो मक्खी का सही होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप हेवी कपड़ा सी रहे हैं तो वो मक्खी नहीं भी होगा तो तब भी चल जाता है। यानी कि मोटा कपड़ा अगर आप सी रहे हैं, डेनम वगैरह, तो वो बिना मक्खी का भी चल जाता है। लेकिन अगर आप हौजरी कोई गारमेंट सी रहे हैं, या टी शर्ट सी रहे हैं, या हुड का कपड़ा सी रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये मक्खी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मक्खी सही होना चाहिए बिल्कुल, तभी सिलाई साफ़ आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि जब ये टूट जाता है मक्खी यहाँ पे, तो इसके अंदर से कपड़ा अंदर घुसने लगता है, यानी कि निडल का जो ज़ोर पड़ता है सुराख बनाने के लिए, उससे कपड़ा अंदर दब जाता है, इसी वजह से सिलाई इसका साफ़ नहीं होता। तो ये हम यहाँ से इसको ऐसे टाइट कर लेंगे नया निडल प्लेट, और नया निडल प्लेट टाइट करने के बाद इसका चेन निकाल के देख लेंगे कि चेन सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्योंकि चेन का निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर चेन नहीं निकलेगा तो मशीन आपकी सेट नहीं है। चेन निकल रहा है इसका। अब इसका हम बूट को जगह पे बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद फिर इसको हम चला के चेक करेंगे। दोस्तों निडल प्लेट टूटा हुआ था तो ये इस किस्म का सिलाई निकाल रहा था। अभी हम दोबारा इसको ऐसे चला लेते हैं इस जगह पे। दोस्तों ये अभी इस किस्म का सिलाई निकाल रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इधर से ये धागा जो लूज़ है, ये अभी हमारा जो लोअर लूपर का धागा है वो लूज़ पड़ा हुआ है। ये हम यहाँ से इसको टाइट करेंगे, इस जगह से हमने इसको थोड़ा सा टाइट करना है, धागे को खींच के चेक करना है, नॉर्मल टाइट कर लेना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं रहने देना। अभी ये मैंने नॉर्मल कर लिया, फिर दोबारा इसको हम ऐसे चलाएँगे। दोस्तों ये अभी आपको दिख रहा होगा, अभी भी इसका सिलाई जो है ये बिल्कुल साफ़ नहीं है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये गेज सेट लगा हुआ है इसके अंदर, ये 5 mm का गेज सेट लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसके ऊपर जो निडल प्लेट लगा हुआ है, ये निडल प्लेट का जो मक्खी है ये 5 mm से 6 mm का इसमें मक्खी लगा हुआ है। तो इसकी और भी सिलाई को साफ़ करने के लिए, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा कट जा रहा है और मक्खी चौड़ा है, तो हम थोड़ा सा इसका गेज को चौड़ा करेंगे। इधर से इस नाइफ़ को हम थोड़ा सा दूर करेंगे, इसका गेज को हम यहाँ से तकरीबन 2 mm चौड़ा कर लेंगे। इधर से हमने ब्लेड को पीछे करना है, क्योंकि मक्खी का जो साइज़ है, जो निडल प्लेट का मक्खी का जो साइज़ है, उससे अगर हम कोई चीज़ ऐसे सीधा करेंगे, इस जगह पे ऐसे सीधा करेंगे, तो ये कम से कम 2 mm और बाहर की तरफ जाएगा। यहीं पे रख के हम इसको ऐसे टाइट कर लेंगे, और इसका नीचे वाला नाइफ़ जो है वो हम इसके साथ मिला देंगे, और इसको भी हम टाइट कर लेंगे। अभी हम इसको चला के चेक करेंगे। अभी हमने मक्खी का भी साइज़ के हिसाब से ब्लेड को सेट कर दिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का निडल प्लेट आता है, 3 mm से लेके 6 mm 8 mm तक का निडल प्लेट आता है, तो आप उसके हिसाब से निडल प्लेट लगाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। दोस्तों ये इसका ओवरलॉक का स्टैंडर्ड साइज़ है। इससे अगर आपने छोटा ओवरलॉक लेना है, पतला ओवरलॉक लेना है, तो आपने इसका जो निडल प्लेट है उसके मक्खी का साइज़ को कम करना है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ का जो इसके अंदर मक्खी बना हुआ है, इसका मुख्तलिफ़ साइज़ का निडल प्लेट मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो लेके लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये 4 थ्रेड की मशीन है, बिल्कुल साफ़ सिलाई आ रहा है, ये इस किस्म का सिलाई साफ़ आना चाहिए। तो दोस्तों आप इस तरीके से मशीन का सिलाई साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों आज इस मशीन का मोटर खोल के बताएंगे कि मोटर किस तरीके से इसका खोला जाता है और फिट किया जाता है। अगर आपकी मशीन के मोटर में कोई मसला आ जाता है, लेटेस्ट मॉडल डायरेक्ट ड्राइव ओवरलॉक मशीन अगर आपके पास है, उसका मोटर किस तरीके से खोला जाता है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो मोटर खोलने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर ये 2.5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ होगा इसके व्हील के अंदर, तो इसको हमने खोल लेना है। इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ होगा, एक तो मैंने खोल लिया है और दूसरा भी खोल लेंगे। व्हील अक्सर ये सिल्वर में भी आता है और प्लास्टिक में भी आता है, तो आपने देख के खोलना है कि ये टूटे नहीं खोलते वक्त। दोस्तों व्हील हमने खोल लेना है, 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलना है ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए, क्योंकि ये कट मार्क के ऊपर टाइट होता है और इसके अंदर ये डस्ट बहुत सारा जमा हुआ है।
तो ये डस्ट वगैरह भी अगर इसके अंदर आ जाता है तो उसकी वजह कर जो हमारा कंट्रोल बॉक्स है उसके अंदर स्पार्किंग होने का ख़तरा होता है। तो इसको महीना 2 महीने के बाद एक दफ़ा खोल के लाजमी साफ़ कर लेना चाहिए। दोस्तों ये स्क्रू हम खोलेंगे, इसके अंदर 4 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, तो ये सारे स्क्रू को हम खोलेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो शिरूबा 747F मॉडल, जेक 747M मॉडल, उसके अंदर मोटर किस तरीके से लगाया जाता है या खोला जाता है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगा जो आपके काम को आसान बनाएगा। अगर आप सीविंग मशीन के हवाले से काम सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी विज़िट किया करें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी वीडियो बना के अपलोड करके रखा हुआ। तो दोस्तों ये हमने 4 नंबर की एल्की का स्क्रू यहाँ से एक निकाल लिया है और ये दूसरा भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो दूसरा भी हम यहाँ से इसको खोल के ऐसे बाहर निकाल लेंगे। इधर भी एक लगा हुआ है तो ये भी हम खोल लेंगे और इसके अंदर भी स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों इसका पीछे से ये करंट वायर लीड और ये पैडल लीड जो है ये दोनों हमने हटा लिया है, और हटाने के बाद इधर इसमें सेंसर वायर लगा हुआ होगा। अगर हम इस जगह से अगर खोलेंगे, इस जगह पे सेंसर वायर लगा हुआ है, तो ये कवर खोलेंगे तो सेंसर वायर हमें दिखने लगेगा जो इसको ऑटो बूट उठवा रहा है और ट्रिमर चलवा रहा है। तो इन सब का सेंसर लीड जो आ रहा होता है वो यहीं पे लगा हुआ होता है और यहीं से कमांड मिल रहा होता है। तो इसको भी हम खोल लेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। एक एक करके हमने ये लीड निकाल लेना है, देख भाल के निकालना है, तार वगैरह टूटे नहीं। दोस्तों ये जैक लगाना भी बहुत आसान है, सबका अलग अलग साइज़ बना हुआ है। अगर एक ही साइज़ का लगा हुआ है तो उसका कलर अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से इस पर ये जैक लगा सकते हैं। दोस्तों इस कंट्रोल बॉक्स का हमने सारा स्क्रू खोल लिया था, ये एक रहने दिया था। उससे पहले हमने उसका जो जैक लगा हुआ है सेंसर जैक सारा वो हमने निकाला है और इसको भी हम खोल लेंगे। दोस्तों ये हमारा मोटर कंट्रोल बॉक्स जो है ये हमारे हाथ में आ गया है। इधर एक जैक लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस जैक को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी कीबोर्ड से जैक निकलेगा, ये कीबोर्ड पे जैक लगा हुआ है इसका, ये जैक हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से मोटर का जो जैक है वो यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे, इसको भी हमने दोनों को निकाल लेना है। दोस्तों हमारा कीबोर्ड जो है वो अलग हो गया मशीन से, अब इसका कोई भी तार जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसको एक साइड में रख देंगे। और ये हमारा मोटर लगा हुआ है, इसको पहले मैं साफ़ सुथरा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मोटर को मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसके अंदर ये जो मोटर कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है इसको खोल के हटा लेंगे। तो मैं यहाँ से ये एल्की लगा के ये स्क्रू को लूज़ कर लूँगा, और इसी के सामने एक और स्क्रू लगा हुआ है उसको भी हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों ये हमने इसका फ़ैन निकाल लिया। इसी के ऊपर व्हील का एडजस्टमेंट भी है, यानी कि व्हील निडल को टॉप पे रोकना और नीचे रोकने का एडजस्टमेंट है। दोस्तों स्टार कनेक्शन में इसमें 3 फेज़ का मोटर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर 4 स्क्रू है, इन चारों को हमने खोल लेना है। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसका वायर जब वापसी हम लगाएंगे इसको तो इसका वायर ऊपर की तरफ आए, इसके वायर को हमने ऊपर की तरफ रखना है और ये हम चारों स्क्रू इसका खोल लेंगे। दोस्तों इसका ऐसे ही तीसरा स्क्रू भी हमने खोल लेना है और ये चौथा स्क्रू भी हम इसका खोल लेंगे। इसके ऊपर एक अर्थ वायर टाइट है, दोबारा लगाते वक्त हमने अर्थ वायर को लाजमी टाइट करना है, नहीं तो मशीन फिर करंट मारेगा। इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि मेन शाफ्ट के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है अंदर तो तब भी ये मोटर खोलना पड़ता है। तो ये हमने इसका मोटर निकाल लिया। ये मोटर सेम बना हुआ वैसे ही है जैसा शेरूबा का मोटर होता है, लेकिन उसका बनावट अलग है और इसका बनावट अलग है। अंदर से इसकी वाइंडिंग सेम वैसे ही किया हुआ है। इसके अंदर 3 सेंसर लगा हुआ होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो बिलू बिलू दिख रहा है इसके अंदर वायर जैसा, इसके अंदर 3 सेंसर लगा हुआ है। ये 3 सेंसर, ये मैग्नेट हमारा जो है ये नॉर्थ साउथ इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है एक दूसरे के पड़ोस में। तो ये सेंसर बता रहा होता है कि 3 मैग्नेट इसके सामने जो होगा वो इसके कीबोर्ड को अंदर से प्रोग्रामिंग बता रहा होता है कि मोटर हमारा किस तरीके से चल रहा है और कितनी स्पीड पे चल रहा है। तो ये सेंसर इसीलिए लगाया जाता है कि मोटर की स्पीड भी हम कंट्रोल इससे कर सकते हैं
दोस्तों इसका मैग्नेट रूटर जो है ये भी हम खोल सकते हैं। इसके अंदर भी ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो ये 2 स्क्रू लगा हुआ है, दोनों स्क्रू को हमने इधर से ऐसे लूज़ कर लेना है और इसको ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये कट मार्क के ऊपर टाइट है। इसका जो इधर वाला स्क्रू है ये कट मार्क पे टाइट है। दोस्तों मशीन के अगर मेन शाफ्ट में कोई मसला आ जाता है तो ये सारे पुर्जे को खोलना पड़ता है। जैसे ये मोटर हमारा सारा ये खुलता है। अगर इसके अलावा कंट्रोल बॉक्स में अगर कोई मसला आ जाता है और अगर आप इसका काम जानते हैं तभी इसके अंदर हाथ लगाएं तो ये हमारा कंट्रोल बॉक्स है। और नहीं जानते हैं तो ये कंट्रोल बॉक्स ले जाएं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से बनवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों दूसरा, अगर जैसे मेन शाफ्ट के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, मेन शाफ्ट को खोल के बाहर निकालना है तो तब भी ये मोटर आपको खोलना आना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया और सिखाया कि किस तरीके से इसको खोला जाता है। अब इस मोटर को दोबारा फिट कैसे करेंगे तो ये भी नोट करना है। अभी जैसे ये मोटर है हमारा, ये मोटर का इंडक्टर कॉइल कहलाता है ये। तो ये जो इंडक्टर इसके अंदर है, ये इंडक्टर को हम फिट कैसे करेंगे। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इसका ये हिस्सा ज़्यादा है और ये हिस्सा कम है। ये कम वाला अंदर की तरफ जाएगा, इसको ऐसे हमने यहाँ पे फिट करना है, ऐसे नहीं फिट करना है। ऐसे भी ये फिट हो जाएगा लेकिन ये सही काम नहीं करेगा। तो हमने जब भी इसको फिट करना है इस तरीके से ऐसे फिट करना है और इसके चारों स्क्रू को हम जगह पे लगा लेंगे ऐसे। तो ये आमने सामने करके हमने 2 स्क्रू बैठाया और इसको हम 4 नंबर की एलकी से 4-5 चूड़ी टाइट करेंगे। ये इधर से हमने ये चढ़ा लिया। फुल टाइट अभी नहीं करना है, पहले हमने सब स्क्रू को चढ़ा लेना है। तो ये हमने 2 स्क्रू लगा लिया और इसके ऑपोजिटिव 2 स्क्रू और है वो भी हम लगा लेंगे। दोस्तों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना है। ऐसे ही आमने सामने रख के हमने टाइट करना है। ये आमने सामने हमने इसको क्रॉस में टाइट करना है। ऐसे आमने सामने नहीं करना है, ऐसे क्रॉस में टाइट करना है। तो ये हमने तीसरा स्क्रू भी ऐसे ही टाइट कर लेना है। लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि ये तार बार ऊपर होना चाहिए, नीचे की तरफ ना हो। दोस्तों अभी हमने एक गलती कर दिया है, वो गलती आपको दिखाएं कि हमने यहाँ पे अर्थ वायर टाइट करना था। इस जगह पे हमने अर्थ वायर को टाइट करना था। तो ये गलती आप नहीं करें। अगर ये गलती करेंगे तो मशीन करंट मारने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी मशीनें हैं उसके अंदर अगर अर्थ वायर नहीं लगा हुआ होगा तो मशीन करंट मारना शुरू कर देती है। आप हल्के हाथ से छुएंगे तब भी करंट मारेगी। अगर जैसे बंदा वाशरूम वगैरह हो के आता है तो पैर हाथ गीला होता है तो उस वक्त भी ये करंट मारेगा फिर। तो ये अर्थ वायर हमने लाजमी लगाना है। अच्छी तरीके से हमने सारे स्क्रू को टाइट कर लेना। दोस्तों अब हम इसका मैग्नेट रूटर जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे। इसका जो ये वाला स्क्रू है ये कट मार्क पे होगा और ये आम जगह पे टाइट होगा। ये यहाँ पे कट मार्क बना हुआ है तो इसको हमने ऐसे ले जाके अंदर बैठा लेना है। इसको थोड़ा ज़ोर से पकड़ के छोड़ना है, नहीं तो ये ज़ोर से ऐसे अंदर जाता है। कट मार्क हमने देख लेना है। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे टाइट करके और इसका कट मार्क देख लेना कि ये चढ़ा नहीं चढ़ा कट मार्क पे। तो ये अभी कट मार्क पे चढ़ गया है। यहाँ से स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे और इसके दूसरे स्क्रू को भी हमने टाइट करना है। तो ये थोड़ा सा अंदर जाके बैठ गया है ज़्यादा, इसको हम हल्का सा अपने तरफ खींच के फिर टाइट करेंगे ऐसे। ये हमने तकरीबन पीछे से 1 mm का गैप दे दिया है इसके अंदर, तो ये गैप होना ज़रूरी है। दोस्तों इसको ऐसे घुमा के देख लेंगे कहीं जाम तो नहीं हो रहा। दोस्तों इसका कूलिंग फ़ैन यहाँ पे लगा लेंगे। ये दोनों स्क्रू जैसे आमने सामने हैं ऐसे ही इस दोनों को भी हमने ऐसे ऊपर की तरफ आमने सामने रख के और इसको ऐसे अंदर ले आके टाइट कर देना। तो ये हमने स्क्रू को आमने सामने करके टाइट कर लिया। 19-20 का फ़र्क होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों व्हील ऐसे फ्री होना चाहिए। दोस्तों इसका अगर कीबोर्ड आपको तब्दील करना है तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम लूज़ करेंगे और इधर से इसको हम धक्का देंगे, कीबोर्ड इसका सामने से निकल के बाहर आ जाएगा। अक्सर ये ख़राब हो जाता है, इसका बटन वटन टूट जाता है, ख़राब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो इसको चेंज करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल आसान है, यहाँ से हमने स्क्रू लूज़ करना है और इधर से हम धक्का देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका हम जो कंट्रोल बॉक्स है इसको जगह पर लगा लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका ये कीबोर्ड वायर यहाँ पर लगा लेंगे। उसको हमने ऐसे जगह पे बैठा लेना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम मैग्नेट सेंसर लीड और मोटर का जो करंट लीड है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे, और ये मैग्नेट सेंसर लीड भी हम लगा लेंगे। इसको ऐसे जगह पे ऐसे थोड़ा बैठा लेंगे
दोस्तों इधर पीछे से हमने इसका तार इस साइड में ऐसे कर लेना है और इस कंट्रोल बॉक्स को हम इधर जगह पे बैठाएंगे। ये हमारा कंट्रोल बॉक्स जगह पे बैठ चुका है। तार इसका चेक कर लेना अच्छी तरीके से कि कोई तार फंस ना जाए। दोस्तों अभी हम यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे। इसके लंबे लंबे 4 नंबर की 4 एल की स्क्रू है, इसको हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेना है। एक स्क्रू हमने फंसा दिया है। अब इसी तरीके से और भी हम सारे स्क्रू को लगाएंगे। दोस्तों ये इसका दूसरा स्क्रू हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये तीसरा स्क्रू भी हम यहाँ पे ऐसे चढ़ा दें और ये चौथा स्क्रू। दोस्तों अब हम चारों स्क्रू को टाइट कर लेंगे और यहाँ पे भी एक हमारा 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगेगा, इसको भी हम लगा लेंगे। दोस्तों इसका कट मार्क देख के हमने व्हील को भी अपनी जगह पे ऐसे टाइट कर लेना है। हम यहाँ पे ऐसे इसको लगा के और एलकी इधर से डाल के स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये हमने इधर टाइट कर लिया। इसी के साथ इसका दूसरा स्क्रू भी होगा, उसको भी हमने टाइट कर लेंगे। दोस्तों व्हील घुमा के देखना है कि कहीं से जाम वगैरह तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल बेहतरीन। दोस्तों इन सारे लीडों को हमने जगह पे लगा लेना है। ये सबसे ऊपर लगेगा। ये मशीन इस हिसाब से बनाया हुआ है कि जैसे ये खुद बता रहा हो कि मैं कहाँ पे लगूंगा। अभी जैसे ये वाला ये सबसे नीचे लगेगा, ऐसे यहाँ पे ब्लू वाला ब्लू में लगेगा, रेड वाला रेड में लगेगा और ये येलो में लगेगा। हमारा लीड भी सारा लग गया है और इसका ये कवर भी हम यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे। सिंपल 2 स्क्रू पे इसको हम टाइट कर देंगे ऐसे। दोस्तों दोनों स्क्रू को हमने यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेना है। दोस्तों इसका ये पेडल लीड भी यहाँ पे ऐसे हम लगा लेंगे। और ये करंट वायर में देख लेना है, इसको ऐसे ही नहीं घुसेड़ना है। ये कट वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी कट बना हुआ, तो इन दोनों को हमने आमने सामने करना है, तो ये खुद ब खुद जाके बैठ जाएगा ऐसे। दोस्तों मशीन का हमने कंट्रोल बॉक्स, मोटर और लीड वगैरह इसका जितना भी खोला था वो सारा कुछ हमने लगा दिया है। अब इसका पावर ऑन करते हैं और इसको देखते हैं ये चलता नहीं चलता। तो दोस्तों ये चल पड़ा है, इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आज मैं इस मशीन का फिडोक की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि फिडोक को किस तरीके से सेट करना है या फिडोक का टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। तो अभी जैसे मैं व्हील घुमा रहा हूँ तो इसका जो ये फिडोक है ये बिल्कुल अंदर अंदर है, बाहर ही नहीं आ रहा है बिल्कुल ज़रा भी। तो ऐसे में मशीन अगर हम चलाएँगे ऐसे बूट लगा के तो देखते हैं मशीन पीस खींचता नहीं खींचता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे चला के चेक कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है। और अगर हम ऐसे अंदर ले जाके चलाते हैं तो तब भी बिल्कुल कपड़ा नहीं खींच रहा है। तो अगर इस किस्म का कोई फॉल्ट आ जाता आपके सामने तो सबसे पहले आपने यही चीज़ देखना है कि इसका फिडोक जो है ये सही है या नहीं है। इसके कपड़े को और बूट को हम बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे हमने व्हील घुमा के चेक करना है। जब इसका निडल जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है, जब इसका निडल जो है ये प्लेट के साथ ऐसे बराबर हो जाए, अभी निडल प्लेट से अंदर गया नहीं है, प्लेट के साथ बिल्कुल बराबर है अभी, तो फिडोक भी हमारा बिल्कुल ऐसे प्लेट के ऊपर बराबर होना चाहिए। तो जैसा हमें दिख रहा है कि इसका फिडोक जो है ये अंदर चला जा रहा है ज़्यादा, तो ये फिडोक नीचे है। ये आपको दिख रहा होगा कि फिडोक जब निडल प्लेट के करीब जाता है बिल्कुल, कि अब निडल प्लेट के अंदर जाना शुरू होगा, तो फिडोक ऑलरेडी तकरीबन 2 mm इसका नीचे है, 2-3 mm ये नीचे है। तो इसको हमने ऊपर करना है। ऊपर कैसे करेंगे कि यहाँ से हमने निडल को इसी तरीके से हमने प्लेट के ऊपर ला के रोक लेना है। अभी प्लेट के निडल प्लेट के अंदर निडल गया नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर आके ऐसे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम ये फिडोक का स्क्रू लूज़ करेंगे। निडल को हमने प्लेट के ऊपर रोक के और स्क्रू लूज़ करके इसको प्लेट के साथ हमने फिडोक को बराबर कर देना है। ना ऊपर हो ना नीचे हो, प्लेट के साथ बराबर हो जाना चाहिए ये। अगर आप इस तरीके से फिडोक की टाइमिंग बांधेंगे या सेटिंग करेंगे तो हमारा जो फिडोक है वो बिल्कुल सही चलेगा और हर कपड़े पे सही चलेगा। अभी आपको दिखेगा कि हमने इसको निडल प्लेट के साथ निडल को बराबर किया और इसके बराबर करके
हमने टाइमिंग बांध दिया। अब हम जब आगे व्हील घुमाते हैं तो फिडोक हमारा अंदर गया और भी, और अब जब तक का निडल अंदर रहेगा तो ये अंदर ही अंदर मूव होके पीछे की तरफ मूव होगा और वापसी पीछे की तरफ आएगा। और जैसे ही निडल बाहर आने लगेगा, जैसा आपको दिख रहा है कि जब निडल बाहर आ रहा है तो फिडोक भी बाहर आ रहा है, तो ये बाहर आना शुरू होगा, आगे चलना नहीं शुरू होगा। जब निडल बिल्कुल बाहर आ जाएगा, बिल्कुल पूरा बाहर आ गया निडल, उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू होगा। इसी तरीके से जब फिडोक आगे जाके, यानी कि बिल्कुल आगे जाके अब फिडोक अंदर जा रहा है तो निडल भी अंदर जा रहा है, ये दोनों चीज़ एक साथ काम करेगा इसी तरीके से। तो ये हमने एक फिडोक की सेटिंग कर दी है। इस तरीके से अगर आप सेटिंग करेंगे तो ये आप हर कपड़े पे चला सकेंगे मशीन, भले वो डेनिम हो भले वो ट्वीड हो। ये स्टैंडर्ड टाइमिंग कहलाता है। तो जो आगे वाला फिडोक है उसको हमने क्या करना है, जो इधर वाले फिडोक है उसके बराबर कर देना है। इसमें हमने निडल वगैरह नहीं देखना है, बस यहाँ से हम देखेंगे इस जगह से, और इधर से हमने इसको बराबर करके इस फिडोक के साथ दोनों की ऊंचाई तय कर लेना, एक जैसा कर लेना, और यहाँ से हम ये स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो हमारा जो फिडोक है वो उसके हिसाब से खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अभी जैसा हमने सेट कर लिया है दोस्तों, अभी हम व्हील घुमा के देखेंगे तो दोनों फिडोक एक जैसा वर्क कर रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ ये भी देखना है कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि दोनों फिडोक एक साथ ऐसे वर्क कर रहे हैं। अगर इधर से हम एक लीवर को सेट नहीं करेंगे इस जगह से तो ये फिडोक अलग अलग वर्क करेगा। जैसे कि मैं ये इसको नीचे करता हूँ, ऐसे नीचे करता हूँ और व्हील घुमाता हूँ तो आपको दिखेगा कि फिडोक अलग अलग चलना शुरू हो जाएगा। एक फिडोक का लेंथ जो है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से अगर इसको हम ज़्यादा ऊपर कर देंगे ऐसे, तो तब भी फिडोक का सेटिंग आउट हो जाता है। इसको मैं बिल्कुल ऊपर लेके आता हूँ, इस जगह से हम इसको ऐसे लूज़ करते जाएंगे तो इसका जो ये फेक लीवर है ये ऊपर आता जाएगा, और जब हम टाइट करेंगे तो ये नीचे जाता जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे टाइट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो अभी हमने इसको बिल्कुल ऊपर कर लिया है, और करने के बाद अभी जब हम व्हील घुमाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि इसका फिडोक अलग अलग चल रहा है। तो ये कपड़े को क्या करेगा, ये कपड़े को ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे जो निडल के जगह पे कपड़े को ऐसे ऐसे करीब करीब करेगा, ऐसे दूर करेगा, करीब करेगा, दूर करेगा, एक जैसा नहीं चलेगा। और दो पल्ला अगर आप चलाएंगे तो वो एक जैसा बराबर सिलाई नहीं निकालेगा, और सिलाई भी आपकी खूबसूरत नहीं आएगी, साफ़ सुथरी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने करना ये होता है दोस्तों, फेक लीवर को हम हल्का हल्का नीचे दबाते जाएंगे और व्हील घुमाते जाएंगे। तो जब हम ऐसे व्हील दबा के इसको ऐसे व्हील घुमाते जाएंगे तो एक जगह ऐसा आएगा, जब हम इसको नीचे दबाते जाएंगे और व्हील घुमाते जाएंगे, कि दोनों फिडोक एक जैसा चलना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जैसा चल रहा है। फिडोक है इस जगह पे, ये फ़र्क नहीं आ रहा है इसके अंदर, ये दोनों एक जैसा अंदर जा रहा है निडल प्लेट के, और बाहर भी आ रहा है। तो इसी जगह पे हमने इसको रोक लेना, रोक के इसको टाइट करते जाएंगे। इसको हमने इस जगह पे रोक के और इसको हमने इधर टाइट कर देना। तो ये हमारे फिडोक का सेटिंग मुकम्मल हो गया। अब हम इसके ऊपर अगर कपड़ा लगा के चलाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन सिलाई निकालेगा। मैंने इसको हम चला के ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों ये देखेंगे हम, बेहतरीन सिलाई आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप फिडोक का सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेटिंग हो जाएगा। अब अगर आपको अगर टाका छोटा बड़ा करना है इसका, तो टाका छोटा बड़ा हमेशा हम इस बटन से करेंगे। अगर इस बटन से करेंगे तो सही टाका छोटा बड़ा होगा, सिलाई भी ऐसे ही साफ़ सुथरा रहेगा, सिलाई में कोई ख़राबी नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से सोचेंगे कि टाका इसको हम नीचे दबाएंगे तो 19-20 टाका बड़ा हो जाता है, लेकिन सिलाई आपका साफ़ नहीं आएगा और पल्ला भी बराबर नहीं होगा, पल्ला भी छोटा बड़ा होगा बार बार। और इसी तरीके से अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तब भी सिलाई साफ़ नहीं आएगा और पल्ला भी बराबर नहीं होगा। तो हमने फिडोक जो भी है, दोनों फिडोक को एक जैसा चलाना लाजमी है। भले ये अवरलॉक है शेरूबा की, जोकी की, जीएमसी की, जैक की, किसी भी कंपनी का अगर आप अवरलॉक लेंगे, सब अवरलॉक इसी तरीके से सेट किया जाता है और इसी तरीके से उसका सिलाई का सिस्टम होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस मशीन में ये बूट असेंबली लगा हुआ है। तो आज आप लोगों को इसी ये बूट लिफ्टर असेंबली जो इसके अंदर लगा हुआ है, इसी के बारे में आप लोगों को मालूमात दूंगा कि किस तरीके से इसका टाइमिंग और सेटिंग किया जाता है। अगर आपकी मशीन का बूट नहीं उठ रहा हो, जैसा कि अभी मैं ये लिफ्टर दबाता हूँ और ये बूट उठ रहा है, तकरीबन मशीन का सेटिंग एक ही जैसा होता है। अगर लेटेस्ट मशीन है, कंप्यूटराइज मशीन है, तो उसके ऊपर या तो ऐसा सोलोनाइट लगा हुआ होता है या तो प्रेशर वाला सिलेंडर लगा हुआ होता है। तो दोनों में कोई भी है, अगर वो इस तरीके से पुश कर रहा है, बूट हम जैसे उठाना चाहते हैं, जैसे ये अभी जैसा कि ये भी काम कर रहा है और बूट भी उठ रहा है। इधर से अगर आप देखेंगे तो बूट भी हमारा उठ रहा है। तो अगर बूट नहीं उठ रहा हो या थोड़ा उठ रहा हो तो उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, आज इसी हवाले के ऊपर हमारी ये वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो को आप लोग फुल देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहीं पे आपको इस किस्म का फॉल्ट नज़र आए कि बूट कम उठ रहा है या बूट नहीं उठ रहा है, तो उसका क्या क्या मसला हो सकता है, क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकता है जिसकी वजह से बूट नहीं उठता है। तो ये सारी चीज़ों का जानकारी आप लोगों को आज मैं दूँगा।
दोस्तों कंपनी पार्ट्स का अपने हिसाब से नाम रखती है, लेकिन हम लोग भी अपने हिसाब से रख लेते हैं कि हम उर्दू में इसको किस तरीके से बुलाएंगे। अब जैसे कि मैं बुलाता हूँ कि ये जो ऐसे नीचे का जो ये हिस्सा है ये बूट है, इधर ये एक स्क्रू और ये एक पट्टी टाइट हुआ हुआ है, इसके ऊपर ये बूट डंडी टाइट हुआ हुआ है, इसको हम लोग बूट डंडी कहते हैं। ये हर किस्म का छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। फिर इसी तरीके से ये पूरा बूट एडजस्टमेंट, यानी कि बूट को हमने ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करना है, तो ये बूट डंडी के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है कि बूट डंडी के स्क्रू से हम लोग ऐसे ही अगर किसी मैकेनिक को बोलते हैं कि यार ये बूट डंडी के स्क्रू से बूट को एडजस्टमेंट कर दें निडल के हिसाब से कि निडल के साथ टकरे नहीं। तो यहाँ तक का जो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये बूट हो गया, ये बूट एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ पे भी है। अगर हम यहाँ से भी चाहें तो बूट को आगे पीछे घसका सकते हैं, 19-20 2 mm 3 mm तक का हम उधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं। इसको स्क्रू को लूज़ करेंगे और बूट को घसकाएंगे। जैसे बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जब हम इसका गेज चौड़ा चला रहे होते हैं तो यहाँ पे गैप आ जाता है, यहाँ पे गैप आ जाता है तो फैब्रिक ऐसे पलट जाता है, पलट के बार बार लूपर के अंदर घुसने लगता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लूज़ करके बूट को थोड़ा सा उस तरफ करते हैं, उस तरफ करके कि इसके बीच वाला जो ये इतना सा हिस्सा, ये मक्खी है, बूट का जो मक्खी बना हुआ है, इस मक्खी में भी एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे इतना सा सांचा बना हुआ होगा और ये मक्खी पूरा इधर उधर ऐसे घसकता है। दोस्तों इसी तरीके से ये जो यहाँ से लेके इस जगह तक का ये जो पीस लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे बूट राड, जिसमें डंडी आके बैठेगा, बूट की डंडी बूट राड के अंदर आके बैठेगा, टाइट होगा। इसी के पीछे अगर इधर आ जाएंगे, बूट राड पिन लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो पिन लगा हुआ है ये एक स्क्रू के साथ टाइट होता है। तो बूट राड जो इसका ये बूट राड मेन शाफ्ट लगा हुआ है, ये यहाँ से शुरू होता है कुछ ऐसे शेप में बना हुआ, फिर इधर से अंदर एक बुश के अंदर से जाके इस तरफ से बाहर निकला हुआ है। तो ये बूट राड मेन शाफ्ट कहलाता है। बूट राड मेन शाफ्ट के साथ टाइट हो जाता है। यहाँ पे एक स्क्रू है, ये पिन हम इसके साथ यहाँ पे टाइट कर देते हैं तो ये एक जगह पे फिक्स हो जाता है। अक्सर ये यहाँ से टूट भी जाता है, इसको चेंज कर लिया जाता है खोल के यहाँ से। दोस्तों अभी जैसे कि बूट हमने यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा लगाना है, ये जो इसका बूट का प्लेसमेंट है, जो सामने का ये हिस्सा है, ये बिल्कुल हमने ऐसे सीधा रखना है। इसको ऐसे नहीं कि हमने इस तरीके से कर देना है या इस तरीके से कर देना है, ये जब भी रखाएगा बिल्कुल सीधा रखाएगा। अब ऐसे हमने सीधा रख लिया, सीधा रखने के बाद भी जब हम बूट को ऐसे देखते हैं सीधाई में, तो ये सीधा नहीं है, या तो ऐसे घुमा हुआ है या तो ऐसे घुमा हुआ है। अगर आपको इस किस्म का कहीं पे भी कंडीशन नज़र आता है तो इसको किस तरीके से सही किया जाएगा कि बूट बिल्कुल सीधा हो जाए। तो अभी तो ये बिल्कुल सीधा है, मैं इसको टेढ़ा करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से ऐसे इधर आ जाएगा या इधर चला जाएगा। दोस्तों ये कंप्यूटराइज लेटेस्ट मशीन है, इसलिए सुराख यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर ये मैनुअल मशीन होगा, क्योंकि ये हर मशीन के अंदर ये सिस्टम होता है, ओवरलॉक की कोई सी भी मशीन हो उसके अंदर ये सिस्टम लाजमी दिया हुआ होता है। यहाँ पे हमारा ये 2 नंबर की एलकी का स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, बाज़ मशीन में 3 का और 2.5 का भी लगता है। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ से लूज़ कर लेना है। जब हम इसको लूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे चोट करेंगे ऐसे। अगर आपका बूट सीधा नहीं है, इसको चोट करेंगे तो ये अंदर भी जाएगा और इस तरफ भी आएगा, इधर से चोट करेंगे तो ये बाहर भी आएगा। तो ये हो क्या रहा है कि ये जो बुश लगा हुआ है, ये बुश इस बॉडी के अंदर जाम नहीं हुआ है, ये स्क्रू से जाम हो रहा है। जब हम स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो ये एक जगह पे रुक रहा है, वरना इसको हम घसका सकते हैं, आगे पीछे हमने कहीं पे भी इसको ऐसे घसका लेना है। इसको हम उधर करेंगे तो ये उधर चला जाएगा और इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। अब ये इधर उधर करने से बूट को क्या असर पड़ रहा है ये दिखाते हैं। दोस्तों इधर से मैं ये प्लास से पकड़ के ऐसे इसको हिलाता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि बूट आगे से कैसे आउट हो जा रहा है। दोस्तों अगर जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये अभी मैं अंदर बाहर कर रहा हूँ तो ये एक साइड में आ गया। अब इसको हमने इसको सीधा करना होता लाजमी कि ये बिल्कुल सीधा चले। अब ये ऐसे टेढ़ा हो गया है तो हम यहाँ से इस बुश को एडजस्टमेंट करेंगे तो इसका निडल भी टकरना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक खुद ब खुद, और बूट भी बिल्कुल सीधा बैठेगा। तो आप इस तरीके से इसके बूट को सीधा कर सकते हैं आसानी से। जिस जगह पे आपको लगे कि हाँ यार यहाँ पे बूट सीधा भी दिख रहा है और निडल भी बूट के साथ टकरे नहीं, जैसे हम निडल व्हील घुमाते हैं और निडल अंदर जाए बाहर आए तो बूट में कहीं पे टकरे नहीं, बस यहाँ पे हमने देख के उसके बाद फिर स्क्रू को टाइट कर लेना है। दोस्तों अभी हम इस जगह से इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। इसको टाइट करना भूलना नहीं है, नहीं तो मशीन के झंझनाहट से ये स्क्रू खुल के फेंका जाएगा, गिर जाएगा। तो ये चीज़ आपने गौर करना। अब हम इसको भले इधर से चोट मारेंगे तो ये अंदर भी नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं आएगा। अगर हम प्लास से पकड़ के खींचेंगे तो ये बाहर भी नहीं आएगा। ये इस वजह से नहीं आएगा कि हमने क्या किया, उसको एक जगह पे ग्रिप कर दिया। तो ये इसका टाइमिंग बांधने का तरीका है, सेटिंग करने का। अगर आपके साथ लाइफ में कोई ऐसा केस आपको मिलता है तो आप इसी तरीके से सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा और बूट की सेटिंग अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अब आ जाते हैं कि बूट अगर कम उठ रहा है, जैसे हम यहाँ से इस लीवर को दबाते हैं और बूट कम उठ रहा है, ये तो ऑटोमेटिक मशीन है,
बाद मशीन में चेन लगा हुआ होता है यहाँ पे नीचे, ज़्यादातर मैनुअल मशीनों में चेन लगा हुआ होता है। तो उसमें भी ये सिर्फ ये जो बनावट है उस पट्टी का थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बकिया ये सारा सिस्टम जो अभी न्यू मॉडल के अंदर है वो सेम इसी तरीके का बना के कंपनी भेज रही है। दोस्तों, अगर जैसे कि इस मशीन के अंदर इस किस्म का ज़्यादातर जो हमारी मशीनों में ये असेंबली पूरा लगा हुआ होता है, इसका कोई बुक में नाम अलग से नहीं दिया हुआ होता है। ये एसएम कहलाता है, बूट लिफ्टर एसएम, बूट लिफ्टर कनेक्टिंग, फिर बूट लिफ्टर ये एसएम पट्टी हो जाता है, फिर यहाँ पे एक एसएम और लगा हुआ है। तो इसका नाम नहीं है, इसका नाम हमें अपने हिसाब से रखना पड़ता है। तो हम लोग अपने ज़ुबान में जैसे ये बूट लिफ्टर हम लोग इसको लीवर बोल दिए, ये कनेक्टिंग बोल दिए, ये पट्टी बोल दिए, और ये गुटका है। अब ये जो गुटका लगा हुआ है ये गुटका ही अहम है, यही सारा काम कर रहा है। बूट कम उठाना, ज़्यादा उठाना है या बूट बिल्कुल नहीं उठाना है, तो यही से आप सेटिंग करेंगे तो बूट की ऊंचाई कम ज़्यादा यहाँ से हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, इसके वर्क को समझना, इसके काम को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको सेट कर पाएंगे। वरना आप सिर्फ बस ऐसे ही अंदाज़ा मारते जाएंगे तो ये सेट नहीं होने वाला। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब ये वाला लीवर है ये ऐसे नीचे जाता है तो ये कनेक्टिंग जो है ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट है और इसी तरीके से ऊपर इस पट्टी के साथ कनेक्ट है। अब ये पट्टी जो है, ये पट्टी जो इधर से मेन शाफ्ट आ रहा है, इस मेन शाफ्ट के अंदर ये फ्री है, उसके अंदर ये जाम नहीं है। अगर ये उसके साथ जाम होता तो ये गुटका जो लगा हुआ है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये इसीलिए लगाया गया है कि हम इसका एडजस्टमेंट कर सकें। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बूट बहुत ज़्यादा उठ रहा है, आपने कम उठाना है, या बहुत कम उठ रहा है उसको थोड़ा सा उठना बढ़ाना है, तो इसीलिए ये सिस्टम यहाँ पे बना के दिया गया है कि आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब काम कैसे कर रहा है, काम ऐसे कर रहा है कि जो ये स्क्रू है और ये गुटका है, इसका जो बनावट है ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, ये स्क्रू बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट होता है और आपने सेटिंग करने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से सही का टाइट करना पड़ता है, तभी जाके ये रुकता है। क्योंकि बूट के स्प्रिंग का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है, वो इसको स्लिप कर देता है। तो इसको मैं ऐसे हिला हिला के बाहर निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। कभी जैसे ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये जो पट्टी है, अगर हम इधर से ये दबाते हैं तो ये पट्टी शाफ्ट में फ्री है, ये शाफ्ट को मूव नहीं करवा रहा, खाली ये पट्टी मूव हो रहा है। अब इस पट्टी के इस जगह पे जो ये टक्कर बना हुआ है, यहाँ पे ये जो टक्कर आपको दिख रहा है, ये टक्कर ही बोर्ड उठा रहा है। अब कैसे उठा रहा है ये टक्कर बोर्ड, ये जो गुटका बना हुआ है इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, गंदा बहुत हो रहा है। ये जो गुटके का बनावट है वो कुछ इस तरीके का है कि जब हम इस स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये जो सुराख है इसका जब एरिया कम होता है, जब एरिया कम होता है इस शाफ्ट को ये बहुत कस के पकड़ लेता है फिर, और जब हम इसको लूज़ करते हैं तो इस शाफ्ट को ये छोड़ देता है, इसका एरिया बढ़ जाता है। तो इसका बनावट ये इस तरीके का बना हुआ है कि ये किसी चीज़ को सही का इसके सुराख के साइज़ का होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सा भी आइटम इसके अंदर कोई राड वगैरह ऐसे फंसा के और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे तो ये उसके साथ ग्रिप हो जाएगा। तो ये इस राड के साइज़ का बना हुआ है। अब हम जब इस लीवर को ऐसे पुश करते हैं, नीचे करते हैं, तो ये जो यहाँ पे टक्कर बना हुआ है ये टक्कर हमारे तरफ आता है, आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ आता है। तो यहाँ पे ये जो गुटके में यहाँ पे ये एक टक्कर बना हुआ है, ये आपको जो टक्कर दिख रहा है ये इस टक्कर को पुश करता है, और इस टक्कर को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होता है। इसीलिए सोलोनाइट भी आपको दिख रहा होगा कि जो कटिंग का सोलोनाइट है वो छोटा है और जो बूट उठाने का जो सोलोनाइट है वो बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ताकत हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से इसको दबाना पड़ता है। उस टक्कर के साथ इसकी हम सेटिंग कर देंगे। जब इसकी सेटिंग कर देंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे तो ये जब हम यहाँ से ऐसे मूव करेंगे नीचे की तरफ तो वो टक्कर आगे आएगा और इस टक्कर को ऐसे धक्का देगा। जब इसको ऐसे धक्का देगा तो शाफ्ट इसके अंदर टाइट होगा, जो इसका ये मेन शाफ्ट है बूट लिफ्टर का वो इसके अंदर टाइट होगा। ये वाला शाफ्ट ये यहाँ तक का आ रहा है। ये जब हम इसको मूव करते हैं ऐसे नीचे तो, और ये जब गुटका इसके साथ टाइट होता है शाफ्ट के साथ, तो इसको ये ऐसे ऐसे मूव करवाता है। इसके अंदर ये जो पट्टी है ये अक्सर टूट जाता है क्योंकि ये पट्टी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं बना हुआ होता है, इसका सुराख बड़ा होता है, इसका जो साइड का किनारा होता है वो बहुत पतला बनाया हुआ, तो इसका सुराख भी बड़ा हो जाता है, ये टक्कर भी यहाँ से टूट जाता है, और बाज़ वक्त इस गुटके का यहाँ पे जो ये टक्कर बना हुआ है ये भी टूट जाता है। मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपकी मशीन में ऐसा कोई मसला है उसको चेक कर लें और नया लेके लगा लें अगर ख़राब है तो। दोस्तों, इस गुटके को हम दोबारा जगह पे ऐसे बैठा लेंगे। इसको बैठाने पर वक्त ये देखना है कि इसका जो ये टक्कर वाला जगह है ये आपने ऐसे उल्टा नहीं बैठाना है, ये आपने इधर ही ऐसे रख के बैठाना है, क्योंकि स्क्रू जो है वो इधर से भी लगाएंगे तो लग जाएगा लेकिन ये टाइट नहीं होगा।
चूड़ी जो है वो सिर्फ इधर वाले में बना हुआ है, इधर वाले में नहीं बना हुआ है, और इसका बनावट भी बताता है कि ये किस तरीके से लगेगा, तो आपने देख के लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लिया और इसको हम जगह पे लगा लेते हैं। ये हम यहाँ पे ऐसे बैठा लेंगे। अब इसको हमने ऐसे ऊपर स्क्रू को ऐसे ऊपर धक्का देके अगर हम टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जितना बोर्ड ये राड जितना नीचे इसको लेके जाएगा उसके हिसाब से ये बोर्ड उठाएगा। तो इसी जगह पे हमने इसको ऐसे फिक्स कर देंगे हम, तो बोर्ड अब सही उठने लगेगा। अगर हम इसको ऐसे लूज़ कर लेंगे, ऐसे लूज़ करके हल्का सा टाइट किया और फुल टाइट हो गया। इसको लूज़ करके हमने इधर इसको ऐसे मिला के और ऐसे नीचे की तरफ करके टाइट कर दिया, यानी कि हमने टक्कर से टक्कर को मिलाया नहीं। जो इस पट्टी का ऊपर टक्कर बना हुआ है और इस पीस के अंदर जो गुटके के अंदर टक्कर बना हुआ है, ये दोनों को आपस में मिलाया नहीं, तो ये बूट को उठाएगा नहीं। ये आप देखेंगे बूट को उठाएगा नहीं, बूट सिर्फ हमारी इस डंडी से उठेगा, बस यहाँ से हम उठा सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोशिश करेंगे तो ये नहीं उठेगा। ये देखें, तो हमने इसकी सेटिंग इसी तरीके से करना है। यही इसका टाइमिंग भी है, यही इसका सेटिंग भी है कि हम यहाँ से इसको ऐसे मिला के और ऊपर जो इसका दोनों टक्कर है, गुटके का टक्कर और इस पट्टी का टक्कर, इसको दोनों को ऐसे हमने मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद अभी हम इसका बोर्ड उठाएंगे तो ये यहाँ से उठेगा। ये आपको दिख रहा है कि मैं इधर से ये लीवर दबाता हूँ तो बोर्ड उठता है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अगर बोर्ड की सेटिंग करेंगे तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। इस सोलोनाइट से भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।